हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वार। और एग्जाम वार की तरफ से आप सभी लोगों को 74वें इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हर बार की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा स्वतंत्रता से ही संबंधित है और आज का टॉपिक है मोहनदास करमचंद गांधी। आज हम लोग गांधी जी की पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गांधी जी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में सभी लोग एक मत नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे, और कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में विलेन थे। तो दोस्तों, आज मैं गांधी जी ने जितने भी कार्य किए हैं, गांधी जी से जितनी भी गलतियां हुई हैं, उनके जितने भी अच्छे कार्य हैं, मैं सब आपको एक एक करके क्रम वाइज बताऊंगा। और आप लास्ट में ये डिसाइड करके बताइएगा कि आपकी नजरों में गांधी जी की क्या इमेज है। ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं गांधी जी के कार्यों को, गांधी जी के जीवन को। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, कब दोस्तों? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे और इनकी शिक्षा अच्छी हुई थी। 1887 ईस्वी में, कब? 1887 ईस्वी में ये मैट्रिक की परीक्षा को पास करके इंग्लैंड बैरिस्टर की तैयारी करने के लिए गए और वहां से 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत वापस आए। और 1891 से 1893 तक इन्होंने राजकोट और मुंबई दो जगह पर अपनी वकालत की प्रैक्टिस की, लेकिन सफलता नहीं मिली। और तब ये 1893 में एक दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी थे। कौन? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये अफ्रीका चले गए और अफ्रीका में इन्होंने लगभग 20-21 साल बिताए वहां पर। तो अब अफ्रीका से इनके जो स्ट्रगल है, इनकी जो राजनीतिक लाइफ है, उसकी शुरुआत होती है अफ्रीका से। तो जब ये 1893 में अफ्रीका गए तो अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? तो अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स फार्म डरबन में यह भी स्थापित किया, और साथ ही साथ अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला, जिसको ये 4 भाषाओं में पब्लिश करते थे। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल, इन 4 भाषाओं में अखबार प्रकाशित होता था। और इस अखबार के माध्यम से इन्होंने भारतीयों के विचार, भारतीयों की प्रॉब्लम्स को उजागर किया। तो दोस्तों, ये बड़े काम इन्होंने अफ्रीका में किए। और इसके बाद वहां से ये 1915 में भारत वापस आए। अब 1915 में भारत जब वापस आए तो अपने गुरु, इनके जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने जो भारत था उसकी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, उसको समझा, और फिर ये राजनीति में उतरे। और क्या किया इन्होंने? फिर 1915 में जब वापस आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की और भारत की राजनीति का अध्ययन किया अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। तो अब इन्होंने ये काम भारत में शुरू किया है। अब ये अध्ययन करने के बाद 1917 में, कब दोस्तों? 1917 में इन्होंने पहली बार किसी आंदोलन में भाग लिया, और चंपारण आंदोलन जो बिहार में पड़ता है, चंपारण आंदोलन किया। वहां पे समस्या क्या थी? वहां पे जो किसान थे, जो नील की खेती करते थे, वो 3 कठिया प्रणाली से काफी दुखी थे। 3 कठिया प्रणाली में दोस्तों जितनी भी जमीन थी उसके 3/20, कितने दोस्तों? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था।
ये जो बंधन था ये यूरोपीय व्यापारियों ने लगा रखा था। इससे वहां के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, तो गांधी जी ने वहां पे जाके चंपारण आंदोलन शुरू किया और किसानों को वहां से उस सिस्टम से निजात दिलाई। तो इस तरीके से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत की थी। और जैसे ही चंपारण आंदोलन क्या कहते हैं सफल हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी भागते हुए आए और उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। फिर नेहरू जी कहां पीछे रहने वाले थे, नेहरू जी भी भागते भागते आए और नेहरू जी ने फिर गांधी जी को बापू कहा। तो बापू किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव कहते हैं उन्होंने कहा था। तो उन्होंने इनको महात्मा कहा, इन्होंने उनको गुरुदेव कहा, अदला बदली कर ली। अब इसके बाद में दोस्तों 1918 का टाइम आया और 1918 में गांधी जी ने दूसरा आंदोलन किया जिसको हम खेड़ा आंदोलन से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो किसान थे उनकी समस्या हाई टैक्स था। यहाँ के किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था और गांधी जी यहाँ पर गए, उनकी समस्या सुनी और मध्यस्थता करके टैक्स की दर को कम करवाया। तो ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल आंदोलन रहा। इसके बाद में फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों के फेवर में इन्होंने भूख हड़ताल की, आमरण अनशन की। और केस ये था कि यहाँ के मिल मजदूरों को मिल मालिक प्लेग का भत्ता नहीं दे रहे थे, इसीलिए ये अनशन हुई और बाद में मिल मजदूरों को प्लेग का भत्ता मिल गया। तो इस तरीके से जो अहमदाबाद मिल मजदूरों के फेवर में इन्होंने जो भूख हड़ताल की थी वो भी सफल रही। तो 1 2 3 बैक टू बैक 3 सफलताएं मिली। अब गांधी जी दोस्तों भारत की राजनीति में जब प्रवेश किया था तो उस टाइम पे गांधी जी अंग्रेजों की सपोर्ट में थे, अंग्रेजों की हेल्प करते थे, मदद करते थे। और इसीलिए जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो गांधी जी ने अंग्रेजों की खुल के जम के मदद की और ये भारतीयों से कहा कि आओ सेना में भर्ती हो जाओ और अंग्रेजों को जिताओ। तो इस तरीके से जब गांधी जी ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की है तो अंग्रेज इनसे खुश हुए और खुश होकर अंग्रेजों ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी। तो अब अंग्रेजों ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी है तो भाई बड़ा खुश हुआ। उसके बाद में दोस्तों 1919 तक आते आते अब एक खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। अब खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित था। तुर्की में जो वहां का खलीफा था उसको लोगों ने वहां से उसके पद से हटा दिया था और इसीलिए उसके अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो इसको बोला गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि ये पूरी तरीके से लीडर नहीं थे लेकिन बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब उसके बाद में दोस्तों बात आई 1920 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था क्योंकि 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन दोनों घटनाओं से गांधी जी धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे थे और 1920 तक आते आते गांधी जी जो पहले अंग्रेजों के पक्षधर थे अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ वो क्या कहते हैं आंदोलन करने लगे थे। अब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन दोस्तों इतना तेज था, इतना उग्र हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि लोग ये कह रहे थे कि गांधी जी के नेतृत्व में बस 1-2 साल में सबको आजादी मिल गई। तो गांधी जी इस पूरे मूवमेंट के हीरो, जैसे नहीं मूवी में क्लाइमैक्स सीन होता है, हीरो विलेन को मानने जाता है तो आगे आगे हीरो, पीछे पीछे पूरी जनता। तो गांधी जी के साथ भी ऐसा ही था, आगे आगे गांधी जी, पीछे पीछे पूरी पब्लिक चलती थी। उसमें हिंदू मुस्लिम बच्चे बूढ़े सब होते थे, भगत सिंह भी इनमें से एक ही थे। तो अब क्या हुआ, ये आंदोलन भाई चल रहा है, 1920 से चला, शुरू हो गया, लोग आंदोलन करते रहे।
हर जगह मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता रहा। तो इसी दौरान चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा में कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे। अब उस जुलूस पर जो वहां के कुछ स्थानीय पुलिसकर्मी थे उन्होंने गोली चला दी, और जब गोली चला दी तो गुस्से में जो जुलूस में लोग थे उन्होंने थाने में आग लगा दी। तो अब जब थाने में आग लगा दी तो उसको बोला गया चौरी चौरा कांड। तो जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ, वो भड़कता हुआ आंदोलन, वो एकदम से दहकता हुआ आंदोलन गांधी जी ने, उस हीरो ने एकदम से वापस ले लिया। तो ये गांधी जी की पहली गलती है। जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया तो इतिहासकारों का मानना यह है कि गांधी जी अगर आंदोलन वापस ना लेते तो शायद आजादी 1947 से बहुत पहले मिल गई होती। तो ये गांधी जी की पहली भूल थी इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। तो अब गांधी जी ने अचानक ये आंदोलन वापस ले लिया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो बड़े निराश हो गए हैं। उनमें से एक भगत सिंह भी थे जो पहले गांधी जी के फॉलोअर्स रहा करते थे, अब वो गांधी जी के खिलाफ हो गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सी जनता गांधी जी के जो पक्षधर थी वो गांधी जी के खिलाफ चली गई है। तो ऐसा कुछ हुआ है 1920 में और 1922 में जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी ने। अब दोस्तों इसके बाद में कहानी चलती रही, धीरे धीरे गतिविधि आगे बढ़ती रही। फिर साइमन कमीशन आया उसके बाद में मार्च 1930। कब दोस्तों? मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों को लेकर दांडी मार्च किया। क्या क्या दोस्तों? दांडी मार्च को किया। इसको लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको इन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू करके 390 किलोमीटर की यात्रा करके 24 दिनों में इस यात्रा को पूरा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां तक इन्होंने यात्रा की, दांडी तक यात्रा की। और फिर वहां पर 6 अप्रैल को इन्होंने प्रतीकात्मक नमक बनाकर नमक के आंदोलन को तोड़ा और वहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब दोस्तों गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, गांधी जी जेल में डाल दिए गए हैं, आंदोलन ये धीरे धीरे ठंडा पड़ गया है। अब गांधी जी को कुछ परिस्थिति बिगड़ी तो अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया, मींस जेल से बाहर कर दिया है। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो बाहर निकाल दिया है, छोड़ दिया है। और अब छोड़ने के बाद में उस समय का जो क्या कहते हैं गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड इरविन। तो अब गांधी जी ने 1930 में 5 मार्च 1930 गांधी जी जेल से आने के बाद इरविन के साथ एक समझौता करते हैं जिसको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। दोस्तों ये गांधी जी की सबसे बड़ी भूल थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये गांधी जी की पूरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और इस गलती की वजह से गांधी जी की जो प्रसिद्धि थी, गांधी जी की जो गुडविल थी वो काफी हद तक नष्ट हो गई थी। क्योंकि दोस्तों ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ है तो इसमें मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना ये है, मैक्सिमम लोगों का मानना ये है कि गांधी जी अगर यहां पर चाहते तो भारत के 3 जवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टाला जा सकता था, उनको फांसी के फंदे से बचाया जा सकता था। लेकिन गांधी जी ने यहां पर अपनी पूरी कोशिश नहीं की। तो ये गांधी जी की दूसरी बड़ी मिस्टेक थी। पहली बड़ी मिस्टेक ये थी और दूसरी बड़ी मिस्टेक ये थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब दोस्तों जब इरविन समझौता हो गया उसके बाद में 1934 में जो हरिजन थे जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता था, जिनको पहले अछूत कहा जाता था, उन अछूतों को गांधी जी ने हरिजन कहा था। उन हरिजनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, उनको अलग से सीटें दे दी गई, उनके चुनाव को अलग कर दिया गया। और इस बात से नाराज होकर गांधी जी तुरंत आमरण अनशन पर बैठ गए। और हुआ क्या, इसके बाद में गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में, क्योंकि वो हरिजनों का पक्ष रखते थे और ये पूरे देशवासियों का पक्ष रखते थे,
तो अब गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पुनः पक्ट हो रहा है, पुनः समझौता हो रहा है, और समझौता होने के बाद में इस बात को रफे दफे कर दिया गया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद में कुछ घटनाक्रम और हुआ जिसमें गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट कुछ खास नहीं था। बात आई 1940 की। 1940 में ठंडे पड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम को गांधी जी ने एक बार फिर से उत्साहित किया और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी इंडिविजुअल, प्रतीकात्मक तरीके से इंडिविजुअल सत्याग्रही बना रहे थे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रही जो बने, तो सबसे पहले सत्याग्रही बने थे अपने क्या कहते हैं, सी राजगोपाल, सॉरी पहले तो नहीं पता है दोस्तों, दूसरे अभी बताता हूं, दूसरे सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों पहले सत्याग्रही बने थे आचार्य विनोबा भावे। कौन बने थे दोस्तों? पहले सत्याग्रही बने थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। अब इसके बाद में दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, पास हुआ और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और जैसे ही आंदोलन शुरू किया गया तो 0 में शुरुआती स्टेज में सारे बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए। अब जब बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए तो आंदोलन को लीड कौन करे? तो दोस्तों ये ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई बड़ा नेता नहीं था। इसको पूरी तरीके से जनता ने, पब्लिक ने चलाया। तो ये आंदोलन पब्लिक का आंदोलन था और इतना बड़ा आंदोलन था कि अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना ही पड़ा। और जब ये आंदोलन छिड़ा तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो उधर बर्मा साइड से, अंडमान निकोबार साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से अपनी गतिविधियों को चला रहे थे, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा, अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और इसी आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पहली बार गुस्सा दिखाया और कहा करो या मरो, करो या मरो। तो इस तरीके से ये नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अब दोस्तों गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आंदोलन चलता रहा और गतिविधि कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करना पड़ा। और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। और उसी 15 अगस्त 1947 का 74वीं वर्षगांठ आज हम लोग मना रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और घटनाक्रम फिर ये हुआ कि अब ये एक गलती ये थी, एक गलती ये थी, और भी कुछ लोग गलतियां निकाल रहे थे इनके कैरेक्टर में। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जो डिवीजन हुआ उसमें गांधी जी की मौन स्वीकृति थी। गांधी जी ने ना हाँ बोला ना बोला, इस तरीके से गांधी जी की मौन स्वीकृति को माना गया। तो कुछ लोग जो भारत पाकिस्तान का डिवीजन है उसमें गांधी जी का हाथ मानते हैं। तो कुछ लोग इनके खिलाफ भी हो गए थे और उसमें से एक थे नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को असैसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके इसी दिन पर भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था महात्मा गांधी का जीवन चक्र, जीवन काल, जिसमें हमने उनके सही और गलत सारे कार्यों को डिस्कस किया है। अब आप ये जज करके आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपकी नजरों में महात्मा गांधी क्या वैल्यू रखते हैं, हीरो या विलेन की। तो दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, पूरी जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।
थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।